अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल पीस लर्निंग हब में वेलकम है। इस यूट्यूब पर सेंड किए जाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बेसिक यानी केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आप बहुत ही आसानी से समझते हैं और सीखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक, जो कि फर्स्ट ईयर का रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर है हमारे पास। उसका टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी को ना सिर्फ डिफाइन करने के लिए हेल्प मिलेगी, बल्कि आपके अंदर ही ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी ही तो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, हमारे पास एक होता है रिएक्टेंट। हमारे पास रिएक्टेंट है A+BC। ये दोनों फॉर्म लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और मैं इन्हें टेस्ट ट्यूब में ले लेती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हम इन्हें ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इसको क्या करवाना है, इसका रिएक्शन करवाना है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें मिलवाना पड़ेगा, यानी इनके अंदर जो रिएक्टेंट है, हमारे पास जो लिक्विड है, उसको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो हमें एक बीकर में इनको मिलाना होगा। तो हमने क्या किया कि एक बीकर में इसको डाल देंगे। अब जब ये बीकर में हमने इसको डाल दिया है, A+B+C बन गया है, लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में आपस में मिले हैं। जब हमने इसको आपस में मिलवाया है, यानी रिएक्शन करवाया है इनका, तो ये बहुत ही कम मिकदार में आपस में मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब सपोज करें कि हम इसको A+B, A या बीकर में लिक्विड है, इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब रिएक्शन होने के लिए इन्हें चाहिए 80% टेम्परेचर, यानी 80% इनको एनर्जी चाहिए, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो तीनों लिक्विड्स होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये तीनों यानी कोलिजन हो जाएंगे। तो पहले इनका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, हीट करते वक्त इनका टेम्परेचर हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे लिक्विड यानी एक्टिव हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, 80% में से अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो बाकी हमारे पास अमाउंट बची है वो कितनी है, 55 डिग्री सेल्सियस। ये जो 55 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो रिक्वायरमेंट थी इस रिएक्शन को करवाने के लिए। जो इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यानी 55 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब जो यहाँ पर इसका नॉर्मल टेम्परेचर था वो क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस, जिस पर बहुत ही कम मॉलिक्यूल एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर 55 डिग्री सेल्सियस और ऐड किया, यानी हीट किया, तो जो इसका मतलब जो इसका सारा के सारे मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए थे वो किस वजह से हुए थे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर आप बताएं कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती क्या है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करवाती है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करवाती है। जब भी कोई मॉलिक्यूल यानी केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास, जब हमने कोई भी यहाँ पे रिएक्शन करवाना है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनको एक एनर्जी बैरियर होता है, जिसको हम क्लोज करके प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। ठीक है, A+B, ABC जो हमारे पास आई है, हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एक एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो वो जो एनर्जी होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर जो 55 डिग्री सेल्सियस एनर्जी हमें आई थी, इसको हम क्या कहते थे,
थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम ना सेकेंड ईयर में अल्कोहल का फंक्शन देखेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लें तो वो अल्कली हैलाइड का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता, लेकिन जब हम उसे हीट करवाते हैं तो वो बहुत ही जल्द वाइट प्रेसिपिटेट को शो कर देता है। तो इस वक्त क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह वो वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को। ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर, वो थ्रेशोल्ड के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, वो थ्रेशोल्ड के मुताबिक रूम टेम्परेचर पर बहुत ही कम होती है। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत महसूस हुई। यानी एक्टिव एनर्जी बराबर है होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के, यानी एवरी जो हमारे पास एनर्जी ऑफ पास ऑफ मोल्स है। तो दोस्तों यानी स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी डेफिनेशंस क्या होगी। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उसके बराबर करके हम उसको प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। वो एनर्जी जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को, जो हमारे पास रिएक्टेंट में मौजूद है, ये मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक एक्टिव मॉलिक्यूल और क्या, एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, वो एनर्जी जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाने के लिए जरूरी होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, जो एनर्जी इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें जरूरी होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई ए से। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वही हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं, वही हमारी प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसे एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ती है, तभी तो वो हमारी प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या होगा कि जो हमारे पास 80% 80 डिग्री सेल्सियस हमने इसको हीट दी थी, तो सारे के सारी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, तभी तो वो हमारी प्रोडक्ट में तब्दील हो गए थे। तो यहाँ पर हमने जो बात की वो की कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। अब हम इसकी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी जो हमने डिस्कस किया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाती है, और उस दौरान जो हमें जो चीज जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, जो चीज रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करवाने के लिए यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट, या जो मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको हीट करते हैं ताकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्सेप्ट की। तो अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके आप बेसिक नॉलेज को समझ सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। आप पता है ना, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को ई से डिनोट करवाया था, तो वो मतलब जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और क्या बन जाता है, हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट हम प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले कोलेजन जो थ्योरी है ना हमारे पास, जो कोलेजन थ्योरी होती है वो क्या कहती है, उसके मुताबिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में टकराव करते हैं,
क्या कहा गया है, जो कुलैयन थ्योरी है उसके मुताबिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकराव करते हैं, तभी वो क्या करती हैं, किसी चीज दूसरी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम पानी को बॉयल करते हैं, जब हम पानी की मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा गर्म करती हैं तो वो एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं। तो तब कौन सा अमल हो रहा है, कुलैयन का प्रोसेस होता है। उस वक्त कौन सा अमल होता है, कुलैयन का अमल होता है। तभी तो पानी को हम बॉयल करने में करते हैं ना, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और हर तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में कुलैयन नहीं होती है। वही मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी हाई होती है, इस तरह थ्रेशोल्ड के तहत वो आपस में कुलैयन करके उनके दरमियान एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है A+B। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है A+BC। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये सब क्या करती हैं, ये रिएक्टेंट पहले क्या करती है, सबसे पहले ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी हमने बात की ना कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उससे पहले वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद ही वो मतलब आगे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो रिएक्टेंट है पहले वो सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो फाइनली जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मुकाबले में सबसे कम होते हैं। जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की तरफ करके कम करती है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बहुत हाई होते हैं, ये पहले अपनी एनर्जी को कम करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो जब भी कोई एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होते हैं, बल्कि स्टेबल वो होता है जो अपनी एनर्जी को लूज कर ले। ठीक है, और लूज करने के बाद वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पर A, B, C जो हमारे पास है ये क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब इनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये स्टेबल कब होते हैं, जब ये रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं या प्रोडक्ट को। ठीक है, हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से ये मतलब इनएक्टिव मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट की समझ आ गई कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, इसमें हमने क्या कहा है। इसमें हमने कहा है कि जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, वो अब्जॉर्ब करती हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। और जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं प्रोडक्ट में, बल्कि सबसे पहले वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल होते हैं, और वो अपनी एनर्जी को पहले लूज करती हैं और अपने आप को स्टेबल करती हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी या तो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं या प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर लें। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत इजीली समझ आ गई होगी। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या है, मतलब रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, एनर्जी है। हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, मैंने आपको अभी मतलब 3 कंसेप्ट बताए थे ना, इसकी बेस पर ही एक लाइन एनर्जी को दिखा रही है। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर जो A+B+C। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर ये एनर्जी का एक बैरियर होता है। ठीक है, एनर्जी का एक बैरियर होता है जो इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो A+B ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्टिवेशन का जो एक गैप नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है E2 माइनस E1 के इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है, यानी जो चेंज हुई एनर्जी उसमें से माइनस हम कर रहे हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट थी, मतलब कि जो पहले से मौजूद थी। तो
ए को हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, E2 हमारे पास प्रोडक्ट है और E जो 1 है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास A+B+C है वो एक एनर्जी बैरियर से होते हुए हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ट्रांजिशन स्टेट पर जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है वो जारी रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर।